ब्रज चाहे कितना ही आधुनिक हो जाए, लेकिन ब्रज में द्वापर युग हमेशा रहेगा। द्वापर ब्रज को छोड़कर कहीं गया ही नहीं। समय वहाँ स्वयं को द्वापर कहलाना ही पसंद करता है। वहाँ उसे राधा रानी और राधा वल्लभ का प्यारा साथ जो मिल गया है। हिमालय के क्षेत्र में भी मुझे कई अद्भुत अनुभव हुए। कुछ अनुभव तो ऐसे हैं जिन्हें गुप्त रखना बहुत आवश्यक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्हें सभी के सामने प्रकट किया जा सकता है। मैंने अपने जीवन में कभी पहाड़ देखे नहीं थे, तो जागने के बाद मैंने सोचा पता नहीं मैं कहाँ घूम रहा हूँ सपने में। ये पहाड़ों की दुनिया से तो मुझे कोई लेना देना है नहीं। कभी सोचा भी नहीं था कि हिमालय के क्षेत्र में रहूँगा और ख़ासतौर से अपर हिमालयाज़ में घूमने का मौका मिलेगा। और जैसे ही मेडिकल कॉलेज पहुँचा तो वो जगह देखते ही वो सपना याद आ गया कि अरे वही तो जगह थी जो मैंने कुछ महीने पहले सपने में देखी थी। छत से मुझे दिखाते कि सर वो पहाड़ दिख रहा है ना, वहाँ आपका ध्यान बहुत अच्छा लगेगा, तो मैं आपको किसी दिन ले चलूँगा, आप वहाँ ध्यान कीजिएगा। तो अपनी बाइक पर मुझे बिठा के ले जाते, पेट्रोल भी खुद ही भरा के रखते थे और मुझे अलग अलग जगहों पर ले जाते, तो मैं वहाँ बैठ के ध्यान करता और मेरी रखवाली करते कि कहीं कोई जानवर आक्रमण न कर दे मेरे ऊपर। तो मेरे लिए उनका समर्पण देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते। मुझे इस बात का हर दिन आभास होता था कि ये व्यक्ति मेरे किसी पूर्व जन्म का कोई साथी है। प्रेमी की पहचान के बारे में मैंने अपने इन्हीं अनुभवों के आधार पर रखी थी कि सबको अपना ले सदा रहता एक समान, भावपूर्ण व्यवहार है प्रेमी की पहचान। प्रेमी की सबसे सटीक पहचान है कि प्रेमी सदैव प्रेम देता है, उसकी याचना नहीं करता, वो प्रेम मांगता नहीं है। तो उसका जीवन ऐसे होता है जैसे फूल का, फूल हमेशा सुगंध देता है। प्रेमी दाता प्रेम का, ज्यों सुगंध दे फूल, वंचित केवल मांगता, देना जाता भूल। प्रणाम सर। प्रणाम। सर, आपके अनुभवों को जानकर मन को बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत आनंद आता है सर। आप जैसे सहृदय और भावपूर्ण गुणीजनों को अपने साथ पाकर मैं भी स्वयं को बहुत धन्य पाता हूँ। सर, आप हिमालय क्षेत्र में अपने अनुभवों को हमसे साझा कीजिए। और सर, ब्रज में हुए अनुभव और हिमालय क्षेत्र में हुए अनुभव के बीच आप क्या भिन्नता पाते हैं? अभिनव, तुमने बड़ा अद्भुत प्रश्न कर दिया है। भक्ति भाव में उतरे हुए व्यक्ति को ब्रज क्षेत्र में बड़ी सहजता से सूक्ष्म और चैतन्य प्रेम की महिमा का अनुभव हो जाता है। ब्रज चाहे कितना ही आधुनिक हो जाए, लेकिन ब्रज में द्वापर युग हमेशा रहेगा। द्वापर ब्रज को छोड़कर कहीं गया ही नहीं। समय वहाँ स्वयं को द्वापर कहलाना ही पसंद करता है। वहाँ उसे राधा रानी और राधा वल्लभ का प्यारा साथ जो मिल गया है, उसे इससे अच्छा और कुछ क्या मिलेगा। ब्रज के अपने एक और आंतरिक अनुभव की बात कहूँ तो 2007 में जब मैं पार्थिव शिवलिंग विसर्जन के लिए माँ यमुना की तरफ जाता था, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट के भीतर उस माँ यमुना की ओर जाते हुए 1 से 1.5 किलोमीटर के रास्ते में गीत गोविंद की अष्टपदी गाता हुआ जाता था। चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वनमाली। गीत गोविंद जयदेव ने लिखा था। मेरी दृष्टि में जयदेव सिद्ध मिलिंद है। मिलिंद का मतलब भौरा। वे मुझे ऐसे सिद्ध भौरे की तरह लगते हैं जिसने रास मंडल में प्रवेश किया और रास की महिमा को साक्षात देखकर लिखा। मुझे मेरे दादाजी ने गीत गोविंद के बारे में बताया था कि गीत गोविंद सिद्ध ग्रंथ है। उन्होंने कहा था कि एक दिन एक मालिन गीत गोविंद गाते हुए फूल चुन रही थी, तो किसी महात्मा ने पीछे से देखा कि कृष्ण उस मालिन के पीछे पीछे घूम रहे थे। इतना सिद्ध ग्रंथ है गीत गोविंद। इसीलिए मैं प्रेम हूँ मैं ये बात इस तरह आई है कि गीत में गोविंद का, जयदेव सिद्ध मिलिंद का, नाचता श्रृंगार हूँ मैं प्रेम में। सर, तो जब मैं गीत गोविंद की अष्टपदी गाता हुआ जाता था, तो रास्ते में एक पेड़ ऐसा था जिसे देखकर मुझे लगता था कि ये मेरी प्रतीक्षा करता है। तो कई बार मैं उस पेड़ के पास ठहर जाता और कहता मैं कल फिर आऊँगा। फिर उसे दूर तक पीछे मुड़कर देखता हुआ मैं जाता था। उस पेड़ की आभा ही अलग थी। उस पेड़ को मुझसे लगाव है ऐसा मुझे लगता था। ब्रज के क्षेत्र में प्रेम, भक्तिभाव और संत महिमा बड़ी सहजता से प्रत्यक्ष हो जाते हैं। कोई विशेष प्रयास करना नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ राधा रानी और राधा वल्लभ जी प्रेम की लीला प्रकट करते रहते हैं। हिमालय के क्षेत्र में भी मुझे कई अद्भुत अनुभव हुए। कुछ अनुभव तो ऐसे हैं जिन्हें गुप्त रखना बहुत आवश्यक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्हें सभी के सामने प्रकट किया जा सकता है। कुल मिलाकर मैंने ये पाया है कि हिमालय का क्षेत्र तरह तरह की कठिन साधनाओं और तपश्चर्या का क्षेत्र। यहाँ सूक्ष्म देहधारी सिद्ध जन और देवता अपनी उपस्थिति का सहज बोध कराते हैं। कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ सैकड़ों सालों के तपस्वी गुप्त रूप से साधना कर रहे हैं। वातावरण शांत और शीतल है, जो कि साधना में बहुत सहायक होता है। तो सर, आपका हिमालय क्षेत्र में आगमन कब हुआ और आपको आपके आध्यात्मिक गुरु कब और कैसे मिले? 2017 की बात है, मई जून का समय था। मैं आगरा में था, तो मैंने एक रात सपना देखा कि मैं पहाड़ों में हूँ
वहाँ लोग शाम को टहलने जाते हैं और मैं किसी कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। लेक्चर थिएटर, बिल्डिंग, स्टूडेंट्स सब दिखे मुझे। मैंने अपने जीवन में कभी पहाड़ देखे नहीं थे, तो जागने के बाद मैंने सोचा पता नहीं मैं कहाँ घूम रहा हूँ सपने में। ये पहाड़ों की दुनिया से तो मुझे कोई लेना देना है नहीं। कभी सोचा भी नहीं था कि हिमालय के क्षेत्र में रहूँगा और ख़ासतौर से अपर हिमालयाज़ में घूमने का मौका मिलेगा। जुलाई में मुझे एक डॉक्टर साहब का यहाँ से फ़ोन आया, डॉक्टर रोहित का। वो पहले मेरे साथ ही काम करते थे जब 2013 में आगरा में मैं ICMR के इंस्टीट्यूट जालमा में था। तो मैं वहाँ ICMR की पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप कर रहा था और वो MD करने के बाद वहाँ माइक्रोबायोलॉजिस्ट हुआ करते थे। तो बड़ा प्रेमी स्वभाव था उनका, मेरे साथ बड़ा लगाव रखते थे। तो उन्होंने फ़ोन पर कहा कि डॉक्टर दीपक, मैं श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में आ गया हूँ और अपने डिपार्टमेंट का यहाँ हेड हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी यहीं ज्वाइन कर लो, मुझे आपकी ज़रूरत है। तो मैंने उनको हाँ बोल दिया और जुलाई 2017 में मैंने पहली बार पहाड़ों की ये सुंदर दुनिया देखी। और जैसे ही मेडिकल कॉलेज पहुँचा तो वो जगह देखते ही वो सपना याद आ गया कि अरे वही तो जगह थी जो मैंने कुछ महीने पहले सपने में देखी थी। तो डॉक्टर रोहित ने मुझे डिपार्टमेंट का जो लेक्चर थिएटर दिखाया वो भी हूबहू बिल्कुल वैसे ही था जैसा मैंने सपने में देखा था। शाम को ठीक वैसे ही लोग उन्हीं कपड़ों में घूमते जाते दिखे जैसे मैंने सपने में देखे थे। तो उस समय तो फिर भी मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस तरह के सपने पहली बार नहीं देखे थे। कई बार मैं इससे पहले भी देख चुका था और वो सपने भी सच हुए थे। लेकिन फिर कुछ महीनों के बाद मुझे लगने लगा कि इस जगह का मेरी आध्यात्मिक उपलब्धियों से जरूर कोई गहरा संबंध है, जो मुझे तब स्पष्ट नहीं था, लेकिन मन में लगता था कि हाँ, इस जगह का मेरी कुछ आध्यात्मिक तपश्चर्या से या आध्यात्मिक साधना से या आध्यात्मिक उपलब्धियों से कोई ना कोई लेना देना जरूर है। तो शुरू में मैंने कैंपस की रेजिडेंशियल फैसिलिटी के लिए अप्लाई नहीं किया था, तो मैं रेंट पर रहने के लिए कोई पोर्शन ढूंढ रहा था बाहर ही। डॉक्टर रोहित ने मुझे पहाड़ पर ही ऊपर की तरफ एक घर में शिफ्ट करवा दिया था। घर तो बड़ा था, लेकिन उस घर में एक बेचैनी का अनुभव करता था मैं। तो मुझे लगा कि जल्दी कोई और पोर्शन ढूंढ करके मैं यहाँ से निकलता हूँ और वहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ दूसरी जगह। तो एक दिन मैं ऐसे ही पता कर रहा था कि आसपास कोई पोर्शन खाली हो, तो सड़क पर एक 36-37 साल के एक व्यक्ति मुझे मिले और मैंने उनसे पूछा कि आसपास कोई पोर्शन रेंट पर रहने के लिए अवेलेबल है क्या आपकी नज़र में। तो वो बोले चलिए मेरे साथ। तो मैंने पूछा आपका मकान है? तो बोले नहीं, मेरे मकान में तो कोई पोर्शन खाली नहीं है, 5 पोर्शन है मेरे यहाँ, सारे ऑक्यूपाइड हैं फिलहाल तो मैंने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है? बोले पवन कुमार तिवारी, मैं यहीं बेस हॉस्पिटल में ही नौकरी करता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक के बाद एक कई घर दिखाए, हालांकि मुझे उनमें से कोई घर जमा नहीं। तो इधर मेरे मन में ये लगने लगा कि तिवारी जी मेरे साथ चक्कर काट रहे हैं, इतनी देर से वो घंटे भर से घूम रहे हैं। तो मुझे थोड़ा संकोच लगने लगा और मेरा इनसे कोई परिचय भी नहीं है और इतनी तत्परता से ये मेरे साथ लगे हुए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप परेशान ना हो, खाली आप बस मुझे इतना बता दें कि कहाँ कहाँ घर खाली है, मैं खुद ही देख लूँगा। तो वो कहने लगे कोई बात नहीं सर, मुझे कोई तकलीफ थोड़ी ना हो रही है, अच्छा ही लग रहा है आपका सहयोग करके। तो उनका जवाब सुन के मैं भावुक हो गया। मैंने उनसे पूछा कि आपके मकान में कोई पोर्शन कब खाली होने वाला है? तो वो बोले कि मैं अभी तो नहीं बता सकता, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, जब होगा तो मैं आपको बता दूंगा। मेरे मन में ये विचार आया, ऐसा संकल्प उठा कि अब मैं जब भी रहूँगा तब इनके ही घर में रहूँगा और तब तक मैं उसी पुराने मकान में रहूँगा जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ। तो 6 महीने बाद उनके यहाँ एक पोर्शन खाली हुआ, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मैं उनके यहाँ रहने पहुँच गया। उनका घर माँ अलकनंदा के किनारे से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, घाटी में नीचे की ओर है, चारों तरफ पहाड़ों की गोद में समझ लीजिए। तो उनके घर की छत पर मेरा ध्यान करने का समय अपने आप निश्चित होता चला गया। मैं पहले साल तो रात 9 बजे से 12 बजे के बीच तक ध्यान कर लेता था, लेकिन उन्होंने कहा कि सर आप ब्रह्म मुहूर्त में भी ध्यान किया कीजिए, मैं भी आपके साथ ध्यान किया करूँगा। तो वो सुबह 3 बजे कभी 4 बजे आ जाते थे, मुझे जगा देते थे और छत पर ध्यान के लिए बैठ जाते थे। हालांकि उनका ध्यान में बहुत अधिक रुझान बना नहीं, लेकिन मेरे ध्यान पर उनका पूरा टेंशन रहता था कि इनका ध्यान कैसे ठीक से लगे। तरह तरह के आइडियाज़ देते थे और भी बहुत सारी चीज़ें बताते थे कि सर ऐसे ध्यान और भी अच्छा लगता है। इस तरह छत से मुझे दिखाते कि सर वो पहाड़ दिख रहा है ना, वहाँ आपका ध्यान बहुत अच्छा लगेगा, तो मैं आपको किसी दिन ले चलूँगा, आप वहाँ ध्यान कीजिएगा। तो अपनी बाइक पर मुझे बिठा के ले जाते, पेट्रोल भी खुद ही भरा के रखते थे और मुझे अलग अलग जगहों पर ले जाते, तो मैं वहाँ बैठ के ध्यान करता और मेरी रखवाली करते कि कहीं कोई जानवर आक्रमण न कर दे मेरे ऊपर। फिर जब मैं ध्यान से उठता तो पूछते सर कैसा लगा सर आपको, क्या यहाँ अच्छा ध्यान लगा आपका? तो मेरे लिए उनका समर्पण देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते। मुझे इस बात का हर दिन आभास होता था कि ये व्यक्ति
मेरे किसी पूर्व जन्म का कोई साथी है। कौन आजकल किसी को इतना निस्वार्थ होकर कोई नहीं देता सर। अपनाता है। बाद में प्रेम सारावली में यही बात प्रेमी की पहचान के बारे में मैंने अपने इन्हीं अनुभवों के आधार पर रखी थी। इस सबको अपना ले सदा रहता एक समान, भावपूर्ण व्यवहार है प्रेमी की पहचान। प्रेमी वही है जो अपनाना जानता है, सारे अंतर और भेद को एक तरफ रख देता है, उसका व्यवहार भावपूर्ण होता है, उसका जीवन प्रेम की परिभाषा का जीवंत स्वरूप होता है। और प्रेमी की सबसे सटीक पहचान है कि प्रेमी सदैव प्रेम देता है, उसकी याचना नहीं करता, वो प्रेम मांगता नहीं है, वो प्रेम देता है, अपने आप देता है। प्रेम से वंचित व्यक्ति या कोई स्वार्थी व्यक्ति अपने लिए प्रेम चाहता है, लेकिन प्रेमी प्रेम देना चाहता है। ये अंतर होता है स्वार्थी में या वंचित में और प्रेमी में। तो उसका जीवन ऐसे होता है जैसे फूल का, फूल हमेशा सुगंध देता है। प्रेमी दाता प्रेम का, ज्यों सुगंध दे फूल, वंचित केवल मांगता, देना जाता भूल। वाह सर। मेरी प्रेममय चेतना से यह प्रार्थना है कि प्रत्येक मानव को प्रेम का ऐसा अनुभव मिले कि उसे समय रहते प्रेम का महत्व समझ में आ जाए, मानव जीवन प्रेममय हो जाए। सभी को अल्प ज्ञानी का प्रणाम।